खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जाएंगे, जहां 1100 लाभार्थियों को सिलाई मशीन वितरित करेंगे। इसके साथ ही फिर दोपहर 3 बजे चंपा देवा पार्क में चल रहे गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे, जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी देंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी का आज दूसरा दिन है गोरखपुर में और कई कार्यक्रमों में आज सीएम योगी शिरकत भी कर सकते हैं। गोरखपुर दौरे पर कई कार्यक्रमों में लाभार्थियों को पुरस्कार भी देंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे। आपको बता दें कि 1100 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें सीएम योगी के हाथों उपहार दिया जाएगा। आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे का आज सीएम योगी का दूसरा दिन है, जहां आपको बता दें कि सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी है और इसी के साथ अधिकारियों को निस्तारण के तुरंत ही निर्देश और आदेश भी दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जाएंगे, यहां से 1100 लाभार्थियों को सिलाई मशीन वितरित करेंगे। आपको बता दें कि 1100 लाभार्थियों को सिलाई मशीन वितरित करेंगे। फिर दोपहर 3 बजे चंपा देवा पार्क में चल रहे गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में भी शामिल होंगे, जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी देंगे। आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के आदेश भी दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनेश कुमार जुड़ चुके हैं। धनेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि सीएम योगी का जो जनता दरबार है उसमें उन्होंने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के आदेश दिए हैं और साथ ही क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं आज दूसरे दिन के दौरे पर? दौरे के दूसरे दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो सुबह दिनचर्या होता है करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने प्रातः जो है गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में जनता दरबार लगाया। जो दूर दराज से आते हैं, सैकड़ों की संख्या में फरियादी लगभग हमेशा आते हैं और आज भी फरियादी अपने गोरखपुर व अन्य जनपदों से पहुंचे हैं। सैकड़ों जो फरियादी पहुंचे हैं, उनके पास सीएम खुद एक एक कर जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके प्रार्थना पत्रों को पढ़ते हैं, उनकी जो दिक्कतें उनके बारे में जानकारी लेते हैं और संबंधित अधिकारी जो मौके पर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, उनसे तत्काल उसको मामले को निस्तारण करने की बात करते हैं। और जनता दरबार में यही नहीं, दूसरी बार कोई अगर आता है तो अधिकारी को फटकार भी सीएम योगी लगाते हैं कि इनकी कामों को क्यों नहीं हुआ। बात जनता दरबार में यही नहीं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो आती हैं तो उनके आयुष्मान कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए जाते हैं। जितने भी अगर 1 लाख से ऊपर के जो भी अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई मामले आते हैं तो पत्र लिख के उनकी समस्याओं को सीएम योगी खुद निस्तारण करते हैं जी। और बात की जाए तो उसके बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जो है उसमें सीएम योगी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम है जिसमें 1100 महिलाओं को सिलाई मशीन, कपड़े सिलाई मशीन का वितरण करेंगे और साथ ही वहीं पे उसके बाद वो वहां से एम्बुलेंसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का जो गोरखपुर महोत्सव का तीसरा दिन समापन का दिन है, सीएम योगी वहां पहुंचेंगे। समापन समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, समापन का कार्यक्रम करेंगे, कुछ प्रतिभागियों को जो है वहां पे पुरस्कार भी वितरण करेंगे जी। जैसे कि धनेश, आज सीएम योगी का दूसरा दिन है गोरखपुर का, तो गोरखपुर की जनता को क्या कुछ लाभ होने वाला है इस दौरे से? जी बिल्कुल, जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं तो कुछ न कुछ गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात देते हैं, तो लगातार सौगाती देते रहते हैं। और आज तो 2 दिन बाद फिर मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति में खुद सीएम योगी यहाँ पे मौजूद रहते हैं और 1 दिन 2 दिन पहले ही आ जाते हैं और बैठक भी करते हैं अधिकारियों के साथ और मेले का प्रांगण का पूरा निरीक्षण खुद करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। ये वहाँ पे जो दूर दराज से लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको कोई किसी प्रकार की अलाव की, टेंट की कोई दिक्कत जी ना हो पाए। जैसे कि डे प्लान की बात की जाए कि आज सीएम योगी का गोरखपुर में क्या डे प्लान होगा, क्या कुछ करेंगे और इसके बाद की क्या कुछ कार्यशैली होगी, इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैंने बताया कि जो
मकर संक्रांति का जो खिचड़ी की मेला कहा जी जाता है, वो लाखों श्रद्धालु आते हैं, उसको लेके सीएम योगी बैठक भी कर सकते हैं। स्वच्छता, जो श्रद्धालुओं की जी स्वच्छता को लेके सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और जो लाखों की संख्या में जो वहां पे फोर्स लगाई गई है, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से जो देखी जाएगी, पूरी निगरानी की जाएगी, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें मेले में या आए हुए श्रद्धालुओं को ना हो सके, उसको लेकर बैठक भी कर सकते हैं, खुद जी निरीक्षण भी कर सकते हैं, क्योंकि सीएम योगी खुद अपने मौके मौके पर जाके सारे निरीक्षण खुद करते हैं। सीएम योगी जी जी, ज्यादा जानकारी धनेश हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इम्फाल की शुरुआत होने वाली है। भारत जोड़ो न्याय से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की बैठक बुलाई है। शनिवार को होने वाली विपक्षी दलों की वर्चुअल बैठक में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर प्रगति और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन का संयोजक बनाए जाने पर चर्चा हो सकती है। हालांकि एजेंडे का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि INDI गठबंधन की आज वर्चुअल बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार शायद बनाए जा सकते हैं, इसके संयोजक और सीट शेयरिंग को लेकर भी बात चल सकती है। लेकिन कई बार ये बात सामने आ रही है कि अभी भी सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लगातार बैठक बुलाई जा रही है और इस बैठक का निष्कर्ष निकलना, अभी हल निकलना कुछ भी संभव नहीं बताया जा रहा है। लगातार दलों की ये डिमांड, ये निर्णय लेने के लिए बार बार इंडिया गठबंधन पर जोर भी बनाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की इम्फाल की शुरू होने वाली ये जो न्याय यात्रा है, इसकी शुरुआत होने वाली है और साथ ही साथ भारत जोड़ो न्याय से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि इस बैठक में शनिवार को होने वाली विपक्षी दलों की वर्चुअल बैठक में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर प्रगति और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन का संयोजक बनाए जाने पर भी चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने पर लगातार चर्चा हो रही है। लगातार कांग्रेस नीतीश कुमार से गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर भी चर्चा कर रही है। हालांकि एजेंडे का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि इंडिया गठबंधन बार बार बैठक कर रहा है, सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा की जा रही है, तो आज वर्चुअल बैठक है, इसकी क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ होने वाला है इस वर्चुअल बैठक में? देखिए स्वप्निल, अगर बात करें हम कांग्रेस के गठबंधन के, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला आ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है कि अखिलेश यादव जो है 2019 और 2022 के आंकड़े के अनुसार वो सीटों की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उस हिसाब से उनको सीट मिलती है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होना तय है। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस भी चाहती है कि उसके जहां पर मजबूत कैंडिडेट पहले थे, तो उस हिसाब से कांग्रेस भी चाहती है। इसको लेकर आज वर्चुअल 11:30 बजे दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग होनी है, जिसमें रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। जी, जैसा कि इंडिया गठबंधन की बात की जाए राजेश, तो बार बार इस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दलों के बीच काफी मतभेद है। और बात की जाए मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयोजक बनाने की, आज इस पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या आज इस वर्चुअल बैठक में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ये तय कर पाएगी कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या करना है, या फिर मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर क्या करना चाहिए? जी स्वप्निल, इंडिया गठबंधन आज नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर मुहर लगा देगा, लेकिन उसके साथ साथ में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि 2024 का लोकसभा का सामने चुनाव है, तो उसको देखते हुए सीट शेयरिंग का अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो 2019 और 2022 में समाजवादी पार्टी ने जिस हिसाब से अपने
योगदान दिया था, जिस हिसाब जी से अपने फैसले पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीते थे, जी उस हिसाब से अखिलेश यादव आंकड़े के हिसाब से सीट की मांग कर रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कांग्रेस और जी समाजवादी पार्टी में किस तरह से सामंजस्य बन पाता है कि जी सीट शेयरिंग को लेकर कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को दी जाएंगी यहाँ पर जी उत्तर प्रदेश में। जी जी जैसे कि राजेश, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, इससे ठीक पहले ये वर्चुअल बैठक बुलाना, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या एजेंडा है कांग्रेस का? जी, स्वप्निल कांग्रेस का जो एजेंडा है 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल जी साफ जाहिर है कि जीतने का एजेंडा उनका है। लेकिन जी अभी न्याय यात्रा भी कर रहे हैं और दूसरी चीज ये है कि आज नीतीश कुमार को संयोजक के रूप में आज हो सकता है कि उनको बना जी दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो बात सामने आई है कि सीट शेयरिंग को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। जी और संभवतः आज 11:30 बजे वहाँ दिल्ली में मीटिंग होनी है, जी वर्चुअल बैठक होनी है। तो लगभग तय माना जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर जी फाइनल मुहर लग जाएगी। जी जैसे कि राजेश, बार बार ये खबरें आ रही हैं कि सीट शेयरिंग तो बात हो गई, लेकिन इस दल में, इंडिया गठबंधन में कई दलों का ये मानना है कि संयोजक के रूप में नीतीश कुमार, मतलब दलों की क्या राय है कि संयोजक के रूप में, इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में नीतीश कुमार का चेहरा क्या कुछ रंग लाएगा, इसकी क्या कुछ पूरी जानकारी है? स्वप्निल, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से हैं, इसलिए ये चीज माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर संयोजक बनाए जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए एक खुशखबरी होगी और बहुत बड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये बहुत बड़ा फैसला होगा। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि 2024 जीतने के लिए पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसको लेकर नीतीश कुमार को एक पिछड़ी जात का चेहरा जो है जी वो संयोजक के रूप में बना रही है। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ ठंड का ट्रिपल अटैक जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कोहरा, शीतलहर के साथ कोल्ड डे का भी अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में आज अत्यधिक ठंड रहने की संभावना जताई गई है। अगले 2 दिन ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। वहीं कानपुर में पिछले 24 घंटे में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। यहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस बीच राज्य में ज्यादातर जगहों पर आज घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में आज भी कोल्ड डे रहने की संभावना है। इस बीच शीतलहर से सर्दी और परेशान कर सकती है। 14 और 15 जनवरी को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं जताई जा रही है। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ठंड से उत्तर प्रदेश में लगातार गलन बढ़ रही है। सर्द हवाओं का सिलसिला भी जारी है। कानपुर में आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कानपुर में 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि कोल्ड डे, यानी कि कोल्ड डे एक अलर्ट जारी कर दिया है। घना कोहरा, शीतलहर और बारिश के आसार लगातार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आईएमडी ने कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही साथ ये चेतावनी दी है कि आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा ऐसी ठंड में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये ठंड का प्रकोप, शीतलहर, बारिश और ये ठंड हवाएं लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ ये ट्रिपल अटैक जारी हो गया है। आपको बता दें, शीतलहर, कोहरे और बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कोहरा, शीतलहर के साथ कोल्ड डे का भी अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में आज
अत्यधिक ठंड रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले 2 दिन ठंड से राहत मिलने के आसार भी नहीं है। वहीं कानपुर में पिछले 24 घंटे में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। यहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज भी मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच राज्य में ज्यादातर जगहों पर आज घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी जा रही है। राज्य में आज भी कोल्ड डे रहने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच शीतलहर से सर्दी और परेशान कर सकती है। 14 और 15 जनवरी को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं जताई जा रही है। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और इस ठंड के चलते पूरे यूपी समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लोगों को परेशान कर रखा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की कार्यशैली भी प्रभावित हो रही है। आईएमडी ने ये निर्देश जारी किए हैं कि कोल्ड डे अभी 3-4 दिनों तक और रहेगा। आपको बता दें कि कोल्ड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड के कारण शीतलहर, बारिश और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। आपको बता दें कि सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से धनेश कुमार जुड़ चुके हैं और इलाहाबाद से पवन पटेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में ठंड का जो प्रकोप है वो कितना बढ़ गया है, क्योंकि यूपी के कई जिलों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो प्रयागराज के क्या हाल हैं? जी 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 वो बदलता हुआ चला गया। अगर हम रात की बात करें तो प्रयागराज जी ऐसे में मौसम विभाग द्वारा ये भी चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 दिनों तक किसी तरीके से प्रयागराज में मौसम रहेगा। जी कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है। तो लगातार जो लोग हैं वो भीतर ठंड की चपेट झेल रहे हैं और प्रयागराज का लगातार जो पारा है वो लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में लोग कहीं न कहीं जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, उसका जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उनकी कार्यशैली बदल रही है। तो मुख्य लोगों के लिए जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीती देर रात से प्रयागराज के कई स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिला है। मौजूदा समय की बात करें जी करीब 10:30 बजने को जी है और जिस रास्ते पर हम खड़े हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये जी प्रयागराज से दक्षिण भारत को जोड़ता है। लेकिन जी पवन, आपके पास फिर से आएंगे। धनेश, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में जो ठंड का प्रकोप है, सर्दी का प्रकोप है, वो कितना बढ़ गया है बीते दिनों में? जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर में बीते 24 घंटे में 3 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो नीचे चला गया और लगातार ठंड से कांपने वाली सर्दी ने लोगों को परेशान कर दिया है। आपको बता दें कि पारा गिरता जा रहा है और यूपी के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल सकता है, जहां मौसम विभाग ने भी अब चेतावनी दे दी है कि आवश्यकता होने पर ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज भी मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं अगर बात की जाए बीते दिनों में कानपुर सबसे ठंडा रहा है। आपको बता दें कानपुर का टेम्परेचर 3 डिग्री नीचे गिर गया है और अगले 2 दिन तक ठंड से राहत न मिलने की भी मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है। आईएमडी ने ये कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें 2 दिन उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। सर्द हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि अत्यधिक ठंड
की ठंड से राहत न मिलने की चेतावनी भी जताई गई है। वहीं कानपुर में पिछले 24 घंटे में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। यहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज भी मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस बीच राज्य में ज्यादातर जगहों पर आज घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में आज भी कोल्ड डे रहने की संभावना है। इस बीच शीतलहर से सर्दी और परेशान कर सकती है। लोगों के बीच में ठंड को लेकर अब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि 14 और 15 जनवरी को भी ऐसा ही मौसम रहने के मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम प्रयागराज में पवन पटेल से जुड़ना चाहेंगे। पवन, क्या कुछ जानकारी है प्रयागराज में, क्योंकि लगातार कोल्ड अलर्ट जारी कर दिया गया है यूपी के कई इलाकों में, तो प्रयागराज में क्या हाल देखने को मिल रहे हैं सर्दी के सितम के? जी ऐसे में प्रयागराज में बीते कल देर रात से ही चारों तरफ घना कोहरा छाया है। और अगर प्रयागराज में तापमान की बात करें तो न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा ये चेतावनी दी गई कि आने वाले 2 दिनों तक इसी तरीके से प्रयागराज सहित आसपास के जनपद है उसमें इसी तरीके से भीषण ठंड रहेगी तथा इसको खोल के अलर्ट किया गया है। तो ऐसे मौसम में जो पूरे जो बच्चे हैं उनको कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि तमाम जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो भी सामने देखने को मिली है, जहाँ पर लोग भीषण ठंड की चपेट झेलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से जब मौसम है वो लगातार बदलता जा रहा है। प्रयागराज के तमाम पवन, हम आपके पास फिर से आना चाहेंगे। धनेश, हम जानना चाहेंगे कि गोरखपुर में सर्दी का क्या हाल है। सर्दी का जो सितम है वो अब कितना बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में गोरखपुर के क्या हाल होने वाले हैं, क्योंकि यूपी में तो कोल्ड अलर्ट जारी कर दिया है कई जिलों में, तो गोरखपुर के क्या हाल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने बताया कि कोल्ड अलर्ट है कई जिलों में, गोरखपुर सहित कई जिलों में कोल्ड अलर्ट है, तो उसका प्रभाव साफ दिख रहा है। जो बर्फीली ठंड हवाएं हैं, लगातार लोगों को हाड़ कपाने वाली बर्फीली हवाएं चल रही हैं और लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं, घर में भी रह रहे हैं तो गर्म पानी पी रहे हैं। और जो शासन प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। जो गरीब लोग हैं उनको कंबल वितरण किया जा रहा है, जहाँ जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी किया गया है। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने लोगों से कहा है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अगर आप कोई जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर धनेश बात की जाए व्यवस्थाओं को लेकर कि ठंड में सीएम योगी की तरफ से कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, रैन बसेरे से लेकर अलाव और इसके साथ कंबल वितरण को लेकर भी काफी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो गोरखपुर में धरातल पर क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीएम योगी उसके पहले ही दौरा गोरखपुर किए थे और खुद रैन बसेरों का भी उन्होंने निरीक्षण किया था। सारी व्यवस्थाएं चुस्त थी। लेकिन अगर जो बात की जाए कंबल वितरण की बात की जाए तो अभी तक जो कंबल वितरण का जो धन आया था सभी सभासदों को वितरण करने को कहा गया था, अभी तक वो वितरण कंबल कहीं नहीं हुए हैं। और केवल सीएम योगी के द्वारा वितरण किए गए थे। वो कंबल जो वार्ड के जो पार्षद हैं उनको किया जाना था, अभी वितरण कहीं नहीं हुए हैं। जी, वहाँ साफ दिख रहा है लोगों का अभी तक वितरण नहीं हुआ। बात करी जाए कोल्ड ठंडी की तो अभी तक जो जिला अस्पताल के जो अस्पतालों में भीड़ लग रही है, कोल्ड डायरिया के भी मरीज दिख रहे हैं, आ रहे हैं। डॉक्टर सबको मना कर रहे हैं। स्कूलों की छुट्टियां भी जो है कर दी गई है। 13 तारीख आज तक छुट्टियां हैं। अगर मौसम ऐसा ही रहेगा तो छुट्टियां आगे भी प्रशासन बढ़ा सकती है। जी धन्यवाद। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्द हवाओं ने लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने यह जारी किया है कि कोल्ड डे अलर्ट अभी 14 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। लगातार लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। शीतलहर, बारिश और कोहरे का अलर्ट यानी कि ट्रिपल अटैक जारी हो गया है। लगातार लोगों को आवागमन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से रूह कांपने वाली जो सर्द हवाएं हैं, गलन है, वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कानपुर में अगर बात की जाए, बीते 24 घंटे में कानपुर सबसे ठंडा रहा है। आपको बता दें कि 3 डिग्री तक पारा गिर गया और उसके बाद लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती गई। सर्द हवाओं ने लोगों को बीमारी की ओर अग्रसर कर दिया है। लगातार बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ठंड के अटैक से लोगों को बाहर आने जाने में समस्याएं हो रही हैं, कार्यशैली भी प्रभावित हो रही है और इसके साथ आवागमन सबसे बड़ा
अहम और मुद्दा बन गया है, क्योंकि लोगों को आने जाने में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर हो गई है। आपको बता दें कि विजिबिलिटी ना होने की वजह से एक्सीडेंट जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। लगातार बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ठंड से प्रताड़ित होकर लोग बीमार हो रहे हैं। इसीलिए मौसम विभाग ने 2 दिनों का कोल्ड अलर्ट जारी किया है और आवश्यकता न होने पर घर पर रहने के लिए लोगों से अपील की है। लगातार जो व्यवस्थाएं हैं, धरातल की व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर रैन बसेरे, अलाव और कंबल की सुविधाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन यही व्यवस्थाएं धरातल पर कई जगह देखने को नहीं मिल रही हैं। आपको बता दें कि सर्द हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। परेशानी का सबब अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने में भी परेशान हो रहे हैं। लगातार घर में रहने पर मजबूर हो गए हैं। बीते 24 घंटे में ठंड का सबसे ज्यादा प्रकोप कानपुर में देखने को मिला। कानपुर में 3 डिग्री तक पारा नीचे चला गया, जबकि अगर बात की जाए यूपी के कई जिलों में भी 24 घंटे में सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा है अभी तक का। आपको बता दें कि 14 और 15 जनवरी को भी ऐसा मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। लोगों का कहना है, मौसम विभाग ने लोगों से ये अपील की है कि आवश्यकता ना होने पर बाहर ना निकलें, घर पर ही रहें। इस बीच शीतलहर से सर्दी और परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि ठंड अभी और परेशान कर सकती है। शीतलहर, बारिश और कोहरे का ट्रिपल अटैक अभी जारी रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि 14 और 15 जनवरी को भी मौसम विभाग ने मौसम का ऐसे ही रहने का अनुमान जताया है। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं जताई है। लगातार IMD ने ये चेतावनी दी है कि अभी कुछ दिनों तक और कोल्ड डे अलर्ट जारी रहेगा। आपको बता दें कि सर्द हवाओं का ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। परेशानी का सबब अब ठंड हवाएं हो चुकी हैं। ठंड से अब उत्तर प्रदेश कांप रहा है। यूपी में ठंड से अब लोग कांपने को मजबूर हो गए हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर हो गई है। और अगर बात की जाए, बीते 24 घंटे में यूपी सबसे ठंडा रहा है और यूपी समेत दिल्ली NCR के कई इलाकों में भी ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं कानपुर में पिछले 24 घंटे में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। यहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज भी मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच राज्य में ज्यादातर जगहों पर आज घना कोहरा छाए रहने की संभावना जारी की गई है। ये चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से कि राज्य के कई जिलों में भी आज ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। कोल्ड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है राज्य में, यानी कि यूपी में आज भी कोल्ड डे रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस बीच शीतलहर से सर्दी और परेशान कर सकती है। लगातार लोगों को ठंड ने परेशान कर रखा है। कानपुर में 3 डिग्री तक पारा नीचे जा चुका है, जिसके बाद कानपुर सबसे सीजन का अब तक सबसे ठंडा दिन माना गया है। कानपुर में ठंड से अब पूरा यूपी कांप रहा है, क्योंकि बारिश, शीतलहर और उसके बाद ये कोहरे का ट्रिपल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है, परेशानी का सबब बन गया है। 14 और 15 जनवरी को भी ऐसा ही मौसम रहने का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी 14 और 15 जनवरी तक कोल्ड डे अलर्ट जारी किया जा रहा है और ऐसे में अगर आवश्यकता हो तभी आप बाहर निकलें। मौसम विभाग ने ये अपील की है लोगों से कि अगर आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें, वरना घर पर रहें, क्योंकि शीतलहर से गलन बढ़ गई है और उसके बाद कोहरे और बारिश ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है।
हालांकि इसके बाद धीरे धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि 14 से 15 जनवरी के बाद धीरे धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, यूपी में कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो सर्दी के सितम में क्या कुछ जानकारी है यूपी के कई जिलों की? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो शीतलहर चल रही है और अगर मौसम विभाग की जानकारी दी जाए तो मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि यूपी में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसको लेकर के जो कोल्ड अलर्ट जारी करने की जो बात कही गई है वो साफ तौर से कहा गया है कि यूपी के कई जिले हैं, जिसमें कानपुर की बात भी कही गई है, प्रयागराज की बात कही गई है, अयोध्या की बात कही गई है, लखनऊ की बात कही गई है। ऐसे कई 13 जिले हैं जहां पर साफ तौर से कहा गया है कि जो कोल्ड डे है उस कोल्ड डे में शीतलहर जो चल रही है, बर्फीली हवाएं जो चल रही है, ये बर्फीली हवाएं अभी जो है रुकेंगी नहीं, ये अभी 3 दिनों तक और इससे ज्यादा कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। फिलहाल सभी को जो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट भी जारी किया जा रहा है उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें। ठंड कपड़ों की अगर बात की जाए तो बिना गर्म सूट के बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से जो कड़ाके की ठंड है और जो बर्फीली हवाएं हैं, ये बर्फीली हवाएं लोगों को एक बीमारी की तरफ भी बढ़ा सकती है, तो इन सभी चीजों से लोग अलर्ट रहे। और अगर बारिश की बात की जाए तो कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर बारिश के होने की भी संभावना जताई गई है, क्योंकि बारिश भी हो सकती है और उससे जो ठंड की बात की जाए वो कड़ाके की ठंड बढ़ सकती है। कलीम, अगर बात की जाए लखनऊ की, लखनऊ में धरातल पर क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सीएम योगी ने लगातार व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कई जिलों में हमारे पास खबर आई कि यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली, तो लखनऊ का क्या हाल है? देखिए, लखनऊ के जो हालों की अगर बात की जाए तो लखनऊ में साफ तौर से जिस तरीके से निरीक्षण भी किए जा रहे थे, प्राइम टीवी ने कल कई रैन बसेरों में जाकर के जायजा भी लिया था, लेकिन रैन बसेरों में लोग तो थे, लेकिन वहां पर जिस तरीके से उनको कंबल दिए गए थे, लेकिन अगर वहां पे अलाव की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अलाव की व्यवस्थाएं नहीं थी। और अगर कई लखनऊ में कई ऐसे चौराहे हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर यह भी देखा गया था कि लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। जबकि अगर डीएम की तरफ से जो आदेशों की बात की जाए तो उनके द्वारा क्यूआरटी बनाया गया था, जो रात को गाड़ियों से गश्त करेंगे, जो खुले आसमानों के नीचे लोग सो रहे हैं, फिर चाहे मजदूर हो या फिर जो बेसहारा लोग हैं, वो जो जैसे देखा जाता है स्टेशनों के बाहर लोग पड़े होते हैं, मंदिरों के बाहर सो रहे होते हैं, डिवाइडरों पर लोग सो रहे होते हैं, उनको वहां से उठा करके रैन बसेरे तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो उन तस्वीरों में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि क्यूआरटी सड़कों पर नजर आ रही हो और जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को जो है ठंड से बचाव के लिए राहत के जो सामान है वो दिए जाए। केवल कंबल बांटना उन लोगों के लिए राहत का काम नहीं है। जो चौराहों की बात की जाए, जो सुबह की जो तस्वीरें होती है, मजदूरी करने के लिए लोग जो निकलते हैं चौराहों पे इकट्ठा होते हैं, वहां पर जो अलाव की व्यवस्था होती है वो अलाव की व्यवस्था भी खासतौर से कहीं पर देखने को नहीं मिल रही कि कहीं पर अलाव की व्यवस्था हो। जो मजदूर किस्म के लोग हैं वो जो इकट्ठा होते हैं वो अलाव की व्यवस्था से अपना जो ठंड से है वो बचाव कर सकें। जी कलीम, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बने रहें। 59,000 शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। पिछड़े और दलितों के आरक्षण में घोटाले का ये आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, सीएम आवास के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन जारी किया गया है। पिछड़े और दलितों में आरक्षण में हुए घोटाले को लेकर यह धरना प्रदर्शन जारी है। 68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश से इकट्ठा हुए अभ्यर्थी बच्चों को लेकर महिलाएं पहुंची हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन के बीच पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। आपको बता दें कि सीएम आवास के बाहर अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 59,000 शिक्षक भर्ती का मामला सामने आ सीएम आवास के बाहर शिक्षक ने धरना प्रदर्शन दिया है। पिछड़े और दलितों के आरक्षण में घोटाले के आरोप लगे हैं। 68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि 59,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है? जिस तरीके से 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपना
प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नियुक्ति की मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी इको गार्डन में 40 दिनों से लगातार अपनी आवाज को उठाने के लिए खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पर जिस तरीके से जिम्मेदारों की बात की जाए, जिम्मेदार वहां पर नहीं पहुंचे, तो उसके बाद जो अभ्यर्थियों ने अलग अलग नेताओं के घरों का घेराव किया था। इससे पहले अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर के घर आवास का घेराव किया गया, कौशल किशोर के आवास का घेराव किया गया, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास का घेराव किया गया, संजय निषाद के आवास का घेराव किया गया। अब अगर बात की जाए जो मुख्यमंत्री आवास की, तो वहां पर इससे पहले भी ये लोग घेराव कर चुके हैं, जिसके बाद पुलिस की और अभ्यर्थियों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई थी। उसके बाद सभी को हिरासत में लेकर के इको गार्डन पहुंचाया गया था, क्योंकि इको गार्डन जो है धरना स्थल बनाया गया है, वहां पर सभी लोग अपना प्रदर्शन करते हैं। वहां पे जो पुलिस का घेरा है वो बनाया जाता है कि उस घेरे से लोग बाहर ना निकले और जो भी जिम्मेदार है वहां पर पहुंच करके उनका ज्ञापन लेंगे। कलीम, अगर बात की जाए सरकारी नौकरी की, तो अभी हाल फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि 72,825 नौकरियां सामने आने वाली हैं, लोगों को मौका मिलने वाला है। लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला है उस पर सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है कि पिछड़े और दलितों के साथ जो आरक्षण में घोटाले हुए हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं शिक्षकों की ओर से, क्या कुछ पूरा मामला है कि लगातार इनके लिए क्यों नहीं कोई फैसला आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए शिक्षक अभ्यर्थी मामले में जो भर्ती घोटाले की जो बात आरोप लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह के आरोप लगाते हुए कई बार शिकायत दी गई, फिर चाहे निदेशालय की बात की जाए उसका घेराव भी किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से जो अधिकारियों ने बीच में अपना बयान जारी किया था, उसमें साफ तौर से कहा था कि शिक्षक भर्ती मामले में जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन भी है, जिसके कारण जो है अभी जो इन लोगों की नियुक्ति है उन नियुक्तियों की भी जांच की जा रही है। उसके बाद जो है इन लोगों को जब वहां से फैसला आएगा उसके बाद जो है इन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए जो अभी सरकार की तरफ से बीच में जो नियुक्तियां निकाली गई थी, उनमें कई लोगों को नियुक्ति भी दी गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको नियुक्ति दी गई है। तो उसी तरीके से जो अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियुक्ति केवल एक छलावा किया गया कि सभी को नियुक्ति दी जा रही है, लेकिन नियुक्ति अभी किसी को नहीं मिली है। वो लोग लगातार अपनी आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन अगर आज की तस्वीरों की अगर हम बात करेंगे तो आज की तस्वीरों में साफ तौर से ये देखा गया था कि केवल अभी तक अभ्यर्थी पहुंच रहे थे, लेकिन आज की जो तस्वीर है उसमें देखा गया कि जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, बच्चों को हाथों में लिए हुए थे। उन कड़ाके की ठंड में बच्चों को भी लेकर के सीएम आवास का घेराव किया गया था। फिलहाल जिस तरीके से पुलिस से नोकझोंक हुई थी, नोकझोंक के बाद सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया और उनका ज्ञापन लिया गया है। और उस ज्ञापन पे उन लोगों को जो आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन में साफ तौर से कहा गया है कि उन लोगों की जो नियुक्ति है उस पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। जो जांच है, जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही उनको जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप ये है कि जिस तरीके से जो हर बार केवल आश्वासन मिलता है, वो आश्वासन नहीं चाहिए, नियुक्ति चाहिए। अगर नियुक्ति नहीं मिलती है तो उनका जो है अनिश्चितकालीन तौर पर ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी कलीम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 59,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है अब वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। पिछड़े और दलितों के आरक्षण में घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और विदेश की खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी।